students, let's see our third chapter from Honeydew, Glyphs of the Past. The mattress at a function in Delhi. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India's mattress. That means के हमें भी मालूम है जब दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था जहाँ पे जो है लता मंगेशकर ने एक गीत गाया था कि ओ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. ओके. The company conquest 1757-1849. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India 1765. ठीक है. मैप में आप देख सकते हो कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो कहाँ पे फैला हुआ था. तो 1757 से 1849 तक का जो है यह है जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी, और फिर वहाँ से जो उन्होंने धीरे धीरे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया पे जो है अपना हुकूमत जमाई थी. इंडियन प्रिंस वॉज शॉर्ट साइटेड that upstairs Rajabha called the English merchants. They will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. तो वहाँ के जो राजा भव जो थे उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट को बुलाया था ताकि वो उनकी हेल्प कर सके हराने के लिए दूसरों को. वहीं से जो है धीरे धीरे ब्रिटिश जो थे वो लोग उन्होंने राजा पर भी अपना हुकूमत हुकूमत जमाना स्टार्ट कर दिया था. वहीं से जो है उन्होंने उनको गिराना स्टार्ट कर दिया था. द रिवरल्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. तब क्या हुआ, जैसे जैसे राजा ने जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश लोगों से हेल्प मांगी तो उन्होंने उनकी हेल्प भी की, लेकिन साथ ही साथ जो है उन्होंने एक के बाद एक जो राजा है उनको जो है अपना गुलाम बना लिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. लेकिन अगर हम देखें टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, मैसूर के जो राजा जो थे जो वहाँ पे राज कर रहे थे, उन्होंने एंड तक रहते रहते जो है ब्रिटिश लोगों के संग रहते रहते जो है वो शहीद हो गए. थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट. तब इंडियन लोगों ने कैसे इंडियन लोग जो थे उन्होंने कैसे इस कॉन्क्वेस्ट को जो है रिएक्ट किया इसमें कि थैंक गॉड कि अब जो है किसी तरह का भी जो है कोई भी वॉर नहीं है और कोई भी जो है लूट नहीं रहा है इंडिया को, कोई भी जो है इस कंट्री को लूट नहीं रहा है और बहुत शांति है. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. ये तो भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा. आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम. तो हमारी डेस्टिनी यानी हमारी डेस्टिनी जो है वो उनके संग जुड़ चुकी है. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were all of this land. Now we have become slaves of foreigners. अब धीरे धीरे वाइट मैन ने क्या किया कि उन्होंने जो है राजा को लूटना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया. और इसी तरह से जो है कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब जो है उन्होंने पूरे भारत पे अपना राज जो है कर लिया था. और अब इंडियंस जो है वो फॉरेनर्स के गुलाम बन चुके थे. ब्रिटिश रूल 1765-1836. रिलीजियस रीडर्स प्रिच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. अब रिलीजियस जो थे रीडर्स, अब उन्होंने एक चीज़ निकाली थी, वो था अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज. यानी कि जो एक आया था कि बाल विवाह स्टार्ट हुआ था, और दूसरा ये था कि जो नीची जाति के जो लोग थे अगर उनको कोई टच भी कर लेता था या कोई छू भी लेता था तो वो अपशगुन माना जाता था. एनीवन हु क्रॉसेस द सीज
लॉसेस हिज रिलीजन, लूजेस हिज रिलीजन। अगर कोई भी जो है अगर सी को यानी कि समुद्र को अगर कोई भी पार करेगा, तो वहाँ के जो लीडर्स जो थे रिलीजियस, वो ऐसा मानते थे कि अगर हमारे रिलीजन में से अगर कोई भी समुद्र को पार करेगा तो वो अपना रिलीजन यानी अपना धर्म जो है वो खो बैठेगा। ऑल द मशीनरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। तो जो भी चीज़ें जो हो रही है वो वुमेन की वजह से हो रही है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ट दैम। अब सच्चाई तो ये थी कि इंडियंस जितने भी थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे और ब्रिटिश ने जो है उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, incapable of honesty, true your honor but I am honest। तो वहाँ पे ब्रिटिश ऐसा कहते थे कि ये लोग जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, इनके में ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक नहीं है, इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमारे गुलाम है। लेकिन जो लोग उनके वहाँ पे काम करते थे वो ये कहते थे कि बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपका ऑनेस्ट जो हूँ पर्सन हूँ, यानी आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। भले आप बाकी इंडियंस पर विश्वास नहीं करें लेकिन आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू abandon their fields, but your men are taking all my crop, you are still in arrears, if you don't pay next week I will send you to jail। अब धीरे धीरे जो है ब्रिटिश लोग जो है उन्होंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया। कैसे किया? तो उन्होंने जो है बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए फार्मर के ऊपर। उनके जो फील्ड्स जो थे यानी कि उनकी जो खेती बाड़ी थी, उनकी जो जगह थी, वो उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया था, उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। तभी एक फार्मर ने ऐसा बोला कि तुम्हारे आदमी जो है वो मेरे सारे के सारे क्रॉप यानी कि मेरी जितने भी फसलें हैं वो सब उठा के ले जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश आदमी ने ऐसा बोला कि तुम पे जो है जुर्माना लगा हुआ है, अगर तुम नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। अब वो धीरे धीरे जो है नई चीज़ें जो खोजने लगे जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। A goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries। तो जितने भी गुड्स यानी कि अच्छी बात नहीं होती। गुड्स यानी कि जो हम कहते हैं कि जो सामान जो होता है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है फिर उनको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो गुड्स जो है जो मैन्युफैक्चर होते थे इंग्लैंड में, उनका इंपोर्ट जो होता था वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता था और वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि वो उसको इंडिया में ब्रॉड करने लगे, वो इंडिया में लाने लगे। और एक वो आइडिया जो था बिल्कुल अच्छा था। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो इंग्लैंड में बन रही है वो इंडिया में लेके आएंगे तो उसको वो ज़्यादा जो है प्रॉफिट में बेच सकते थे, और इंडिया की चीज़ें वो वापस से इंग्लैंड में ले जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग करके वापस से वो इंडिया में बेचते थे जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। और इस तरह से जो है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडियन इंडस्ट्री में जो है अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रोन द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश लोगों की पॉलिसीज़ ने जितने भी एक्सपर्ट आर्टिशियन थे जो कि कलाकृति में माहिर थे और जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा था उन सबको तबाह कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया उन्होंने। उनकी पॉलिसीज़ ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। राम मोहन रॉय 1772-1833। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। राम मोहन राय जो थे वो एक बंगाल से बिलोंग करते थे और वो ये समझ चुके थे कि हमारी कंट्री के संग गलत क्या हुआ था। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements। We must first reform our society, superstitions have been ruling us। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कल्चर जो है बहुत ही
हमारा पुराना कल्चर जो है बहुत ही अच्छा है, हम इतने कैपेबल है कि हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है हमें हमारी सोसाइटी को जो रिफॉर्म यानी वापस से रिफॉर्म करना होगा, और जो सुपरस्टिशियंस हैं यानी कि जो हमारे कल्चर को जो ख़त्म करते जा रहे हैं उन्हें हमें हटाना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो उन्होंने अपनी वाइफ से क्या कहा, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। तो काऊ का कलर भले डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो दूध वो जो देती है उसका कलर हमेशा सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। टीचर्स भले डिफरेंट हो सकते हैं, भले उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन धर्म जो है वो हमेशा एक ही रहता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, तो वो जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, तो नॉलेज कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड दैम, तो वो क्या क्या उन्होंने वो सी जो है यानी समुद्र को क्रॉस करके गए, क्योंकि पहले में रिलीजियस ने ऐसा कहा था अगर कोई भी सी को अगर वो जो है क्रॉस करेगा तो क्या होगा, उनका धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो है राम मोहन रॉय वो सी जो है उसको वो पार करके गए, क्रॉस करके गए, इंग्लैंड गए, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या बना रहा है। और वहाँ पे उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ रूलर, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें हमें कैसे एक्सेप्ट करना होगा, एज अ सब्जेक्ट। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर आउज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन उन्हें ये याद रखना ज़रूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रूलर जो है सब्जेक्ट को ख़राब नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे उस समय, संस्कृत था, हिंदी था, ये सारी लैंग्वेज जो थी प्राचीन लैंग्वेज थी, तो जो कि एज अ सब्जेक्ट जो है ब्रिटिश को काम आ सकती थी। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, तो उन्होंने जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, लेकिन 1823 में ब्रिटिश ने वो न्यूज़पेपर भी बंद करवा दिए। ऑपरेशन 1765-1835, दैट मीन्स जो किसी पे जो है अत्याचार करता है उसको ऑपरेशन कहेंगे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, तो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने इंडियन के ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन एक्ट 3 अंडर इट एंड इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, तो एक एक्ट पास किया था रेगुलेशन एक्ट 3 जिसके अंडर में इंडियन लोगों को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए उन्हें डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, ऑफिसर्स ने वो ज़्यादा बिग सैलरीज लेने लगे और अपना प्राइवेट बिजनेस चलाने लगे। In 1829, British was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 में ब्रिटिश लोगों ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया ब्रिटिश गुड को, और 7 करोड़ रुपीस जो है उन्होंने कमाना शुरू कर दिया इंडिया से। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industry began to die। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश की गई थी वो इसी रीज़न से की गई थी ताकि वो इंडियन इंडस्ट्री को जो है तोड़ सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सके। और इस तरह से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटना शुरू किया और इंडियन इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। गवर्नर जनरल बैंक्रोक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द पेन्स ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया अपने घर से, एक चीज़ रिपोर्ट की कि जो कॉटन जो हमारे यहाँ पे बनना करता था वो जो है
अब जो है जो प्लेन्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स क्या वो बनना जो है एक्सपोर्ट होना बंद हो गया था धीरे धीरे इंडिया से। अब जो है इंडिया के इंडस्ट्रीज जो थी वो सब ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करके ब्रिटिश एक्सपोर्ट करके सीधा इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ से एक्सपोर्ट करके वापस से वो इंपोर्ट करके फिर वो इंडिया में लाते थे, जिस वजह से जो है इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई। डिससेटिस्फैक्शन 1835-56। Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. तो हमारा जो एजुकेशन जो था इंडिया का वो पारसियन और संस्कृत लैंग्वेज में था। 1835 में इंग्लिशमैन जिनका नाम मर्क्यूरी था, उन्होंने थोड़े से चेंजेस सजेस्ट किए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे जो नेटिव्स हैं उन्हें हमें इंग्लिश लैंग्वेज में टीच करना चाहिए, उन्हें सिखानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। English education produced clerks to whom the British gave pretty jobs under them. तो जिन्हें भी इंग्लिश एजुकेशन मिला था, या जो भी इंग्लिश जानते थे, उनको क्लर्क की जॉब मिलती थी ब्रिटिश के वहाँ पे, पीटी जॉब अंडर देम, तो उनको वहाँ पे जॉब दी जाती थी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो एक तरह से जो है एक नया जनरेशन का जन्म हुआ था वहाँ पे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो हमें हमारे ब्रदर्स को जो है एजुकेट करना ज़रूरी है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और हमें उनके मटेरियल कंडीशन को भी जो है इम्प्रूव करना ज़रूरी है। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में ले जाके समझाना भी ज़रूरी है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्रूड द होल ऑफ इंडिया। तो 1856 के बाद ब्रिटिश ने आधे से ज़्यादा इंडिया पे जो है अपना राज करना शुरू कर दिया था। आधे से ज़्यादा उन्होंने कवर अप कर लिया था, जो कि आप मैप में देख सकते हो, स्टेट और ब्रिटिश एरिया। दे कैरीड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो हमारे राजा जो हैं वो कठपुतली बन चुके हैं ब्रिटिश की, और हम अपनी जॉब जो है हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और हम अपनी ज़मीन भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और वो सारी चीज़ें जो है कन्वर्ट किए जा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तुम तो सिर्फ बोल रहे हो, उन्हें निकालने का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा हमें। द स्पार्क्स 1855-57। Taxes continue to run the peasants in Bengal. The Santals who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो 1855 में क्या हुआ कि बंगाल में जो है रूल आने के बाद, एक नया लैंड रूल आने की वजह से जो है एक विद्रोह हो गया, जिसमें जो है यूरोपियंस और रिबेरियन के बीच में जो है एक विद्रोह हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो है खून हो गया उसमें। और रिबेरियन का मेन रीज़न क्या था, उसका विद्रोह का मेन रीज़न क्या था कि नया जो लैंड का जो रूल आया था वो हमारे खिलाफ था, वो हमारे फार्मर्स के खिलाफ था इसलिए। और वो हमारे सारे जो खेत है उन सबको तबाह करे जा रहा था। टैक्स इतना ज़्यादा हो गया था जो कि हमारे फार्मर्स जो है वो चुका नहीं सकते थे। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। तो ये सारी चीज़ें खरी हमारे फार्मर्स के संग नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस जो है जो आर्मी में काम कर रहे थे उनके संग भी हो रहा था। The white soldier gets huge pay mentions to live in servant। तो वाइट मैन जो था वो उसको सबसे ज़्यादा पे किया जाता था, जो कि सर्वेंट की तरह जीता था। while we get a peasants and slow promotion। तो हमें जो है प्रमोशन नहीं मिल रहा है और हमारी पेमेंट भी बहुत कम है।
और उसके सामने जो है वाइट सोल्जर जो थे, जो कि खुद भी एक सर्वेंट थे, लेकिन उनका पे स्केल जो था वो ज़्यादा था, उनको पेमेंट ज़्यादा मिलती थी, उनको ज़्यादा जो है मान सम्मान मिलता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन। तो हमें अंग्रेज ने ऐसा बोला था कि तुम जो है वो सी को जो है क्रॉस करके दिखाओ, जो कि तुम्हारे रिलीजन से अगेंस्ट है, जो कि तुम्हारे रिलीजन के अगेंस्ट है। हु इज़ द टोपी वाला टू एब्लोइश आर एज ओल्ड कस्टम्स। तो ये टोपी वाला कौन है, जो कि हमारे ओल्ड एज जो है उस कस्टम को जो है ख़राब किए जा रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना ही रहेगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द adjutant on his regiment and was executed। तो मंगल पांडे जो है उन्होंने जो है अटैक किया अपने रेजिमेंट के साथ, और फिर उन्हें पकड़ा गया, फिर वो पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। Thousands of other सिपाही रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो बहुत सारे जो सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन्होंने यूनिफॉर्म भी निकाल के फेंक दिए अंग्रेज़ों के। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। तो कुछ ऐसे अंग्रेज आदमी जो थे वो समझ पा रहे थे कि इंडियन कस्टम्स को और लोगों के माइंड को भी। ओ प्राउड ब्राह्मण soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? What the white man has deceived us to। तो उसमें से उसने एक आदमी ने ऐसा बोला कि ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुम्हें मालूम है जो तुमने बंदूक की जो बुलेट है जिसको तुमने बाइट किया फायर करने के लिए, वो काऊ के और पिग यानी कि जो सुअर जो है और गाय जो है उसके मांस से बना हुआ है क्या। तो दूसरे आदमी ने यानी कि जो मोमेडन जो था मुसलमान, उसने ऐसा बोला कि इंग्लिश लोगों ने हमारे संग धोखा किया है। सून चपाटीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्पायर वॉट वांट देयर सर्विस। धीरे धीरे चपातीस जो है वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाने लगी ताकि लोग जो है उनकी मदद कर सकें। किनकी? तो जिनके संग धोखाधड़ी हुई, जिनके संग गद्दारी हुई है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हमारे सारे विलेज मैन जो है वो रेडी हैं। Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers that to the foreigner। धीरे धीरे जो है एक तरह से लोटस फ्लावर जो है उगने लगा सारे इंडियन सोल्जर्स के बीच में। उन्होंने सोच लिया कि अब हमें फॉरेनर्स को मारना है, उनको यहाँ से भगाना है। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। तो ये सारे मैसेज जो है, वो सारी हेल्प जो है वो हमारे लोगों के पास जानी चाहिए जो कि आज़ादी चाहते हैं। रिवॉल्ट 1857, विद्रोह जो हुआ था 1857, फर्स्ट विद्रोह जो हुआ था आज़ादी के लिए वो। दैन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और सडनली जो है एक विद्रोह हुआ मेरठ में। द सिपाही मार्चन टू दिल्ली, लॉन्ग लीव आर एम्पायर बहादुर शाह। तो दिल्ली में जो बहादुर शाह जो उस समय वहाँ पे राजगद्दी पे बैठे हुए थे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। तो धीरे धीरे जो विद्रोह जो है वो बढ़ता चला गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैज़ लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमीन जिनके पास थी वो धीरे धीरे अपनी ज़मीन खोने लगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। ब्रिटिश पॉलिसीज़ इतनी हाई थी कि वो इतना टैक्स नहीं दे सकते थे, तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। तो जितने भी वाइट मैन यानी कि जो ब्रिटिश है उनका रूल ख़त्म होने आया है। यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम
Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. The white man has taken away my kingdom. तो जो फॉर्मर रूलर जो थी यानी कि रानी जो थी बेगम हजरत महल लखनऊ की, उन्हें भी ब्रिटिश ने बहुत परेशान किया था और उनकी किंगडम जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद told the people, rise brothers rise, the अंग्रेज इज रोलिंग आर लैंड। तो जो लीडर जो थे पॉपुलर मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, उन्होंने लोगों को बोला कि उठो भाइयों उठो, अंग्रेज़ों ने हमारे ज़मीन को जो है तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। दे जॉइन द अपसोर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स। तो जो बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने फॉरेनर्स के ख़िलाफ़ जो है विद्रोह का साथ देना शुरू कर दिया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो लोग जो है अब हर जगह से जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो बरेली में रहते हो, कानपुर में रहते हो या इलाहाबाद में। अज़ीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अज़ीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास जो है पेशवा नाना साहब है जो कि लीडर हैं हमारे इस इंडिपेंडेंस वॉर के लिए। द पैट्रियट्स पाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई थी, विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो 80 ईयर्स ओल्ड जो कुंवर सिंह जो थे बिहार के, उनके हथेली पे जो है एक बुलेट लगी थी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उन्होंने अपनी हथेली काट के जो है गंगा में डाल दी। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी लास्ट ऑफरिंग है आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है द ग्लिम्प्स ऑफ द पास्ट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।